Good morning everyone. I am Dr. Sasiwala Tiwari, Assistant Professor, Department of History, DAV PG College सिवान। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ओरिजिन ऑफ मौर्यास देखे हैं। उसमें मौर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई, चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति का था, इस की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग अचीवमेंट्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा करेंगे। तो हम लोग पहले वाले लेक्चर में देखे हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। उसने यूनानी आक्रमण से उत्पन्न संकट से ग्रस्त और मगध के अत्याचारी शासकों से त्रस्त जनता को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया, मुक्ति दिलाई और चाणक्य की सहायता से अपने राज्य को स्थापित किया। राजा बनने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के सामने दो लक्ष्य थे: मगध से नंदों के अत्याचारी शासन को समाप्त करना तथा यूनानी आक्रमणकारियों से भारत को मुक्त करना। सबसे पहले उसने नंद शासक घनानंद को पराजित करने की योजना बनाई ताकि जनता को नंदों के अत्याचारी शासन से मुक्ति दिला सके। नंद राजा की शक्ति से वह अच्छी तरह परिचित था और जानता था कि उसे आसानी से पराजित नहीं किया जा सकता है। इसलिए उसने सिकंदर से भेंट कर उससे सहायता की मांग की। जस्टिन महोदय का कहना है कि चंद्रगुप्त की उदंडता से क्रुद्ध होकर सिकंदर ने उसे मार डालने की आज्ञा दी, जिससे चंद्रगुप्त को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। लेकिन प्रारंभिक असफलता से चंद्रगुप्त निराश नहीं हुआ। उसने पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में विदेशी शासन के विरुद्ध लोगों को भड़काना आरंभ किया। उसने पंजाब के लड़ाकू कबीलों की एक सेना संगठित की तथा हिमालय के पर्वतीय राजा पर्वतक से मैत्री भी स्थापित किया। इस समय तक पंजाब की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। यूनानी सत्ता सिकंदर के विजय के बावजूद अस्थायी नहीं हो पाई थी। यवनों के विरुद्ध विद्रोह हो रहे थे। वस्तुतः सिकंदर जब भारत में था तभी सिंध में भी विद्रोह हुआ था। अतः भारत छोड़ने के पूर्व अपने विजित क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सिकंदर ने इन्हें 3 क्षत्रपियों में विभक्त कर दिया था। फिलिप को एक बड़े क्षेत्र का क्षत्रप बनाया और उसके अधीन आम्भी का राज्य, निचली काबुल घाटी से हिंदू कुश तथा सिंध से चेनाब तक का क्षेत्र था। आम्भी उसका सहायक था। झेलम और ब्यास के बीच का क्षेत्र पोरस के नियंत्रण में था। पीथन सिंध का क्षत्रप बनाया गया। सिकंदर की यह व्यवस्था कारगर सिद्ध नहीं हुई। चंद्रगुप्त और चाणक्य यूनानी सत्ता के विरुद्ध असंतोष भड़काते रहे और उन्हें अपने प्रयासों में सफलता भी मिली और पंजाब में मुक्ति संघर्ष आरंभ हो गया। सिकंदर की वापसी और उसकी मृत्यु के बाद यह स्थिति और भी अनियंत्रित हो गई। यूनानियों के विरुद्ध विद्रोह होने लगे थे। ऐसे ही एक विद्रोह के दौरान यूनानी क्षत्रप फिलिप की हत्या भी कर दी गई। जस्टिन के अनुसार इन विद्रोहियों का नेता चंद्रगुप्त स्वयं था। यूनानी सत्ता के कमजोर पड़ते ही चंद्रगुप्त ने सिंध और पंजाब पर अधिकार कर लिया एवं राजा बन बैठा। सिंध और पंजाब हाथ में आते ही चंद्रगुप्त की शक्ति और महत्वाकांक्षा बढ़ गई और अब उसने मगध विजय की योजना बनाई। पंजाब से वह मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचा। मगध की जनता नंद शासकों के अत्याचारों से ऊब चुकी थी, अतः चंद्रगुप्त का स्वागत एक मुक्तिदाता के रूप में किया गया। मगध की जनता के सहयोग से वह अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित करने में सफल हुआ। घनानंद के बारे में कहा जाता है कि या तो युद्ध में मारा गया या राजधानी छोड़कर भाग गया। इस घटनाक्रम का विवरण महावंश का टीका मिलिंद पन्हो तथा परिशिष्ट पर्वन में मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने पहले सीधे पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन इसमें वह विफल रहा। उसे युद्ध में क्षति उठानी पड़ी। इसलिए उसने पहले निकटवर्ती क्षेत्रों, राष्ट्र या जनपदों पर अधिकार करके और आगे बढ़ने की योजना बनाई, लेकिन यह प्रयास भी उसका विफल रहा। अतः उसने नई रणनीति अपनाई। सीमावर्ती क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर उसकी सुरक्षा की व्यवस्था कर वह पाटलिपुत्र पहुंचा। नंदों की सेना विशाल और शक्तिशाली थी और इसका सेनापति भद्रशाल था। घनानंद को पराजित करने के लिए मुद्रा राक्षस के अनुसार चाणक्य को षड्यंत्र करना पड़ा।
घनानंद और चंद्रगुप्त के बीच भीषण युद्ध हुआ। मिलिंद पन्हों के अनुसार इस युद्ध में 100 कोटि सैनिक, 10,000 हाथी, 1 लाख घोड़े और 5,000 रथ मारे गए और नष्ट हुए। घनानंद का गड़ा हुआ खजाना चंद्रगुप्त मौर्य को मिला। परिशिष्ट पर्वन के अनुसार नंद राजा को अपनी 2 पत्नियों एवं 1 पुत्री के साथ जाने दिया गया, लेकिन बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वह युद्ध में मारा गया और उसकी जगह पर 221 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध का सम्राट बना। चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ पंजाब और मगध की विजय से सेटिस्फाइड नहीं हुआ, उसने भारत के अन्य भागों पर भी विजय प्राप्त की। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य 6 लाख सेना के साथ समूचे भारत को रौंद डाला। जस्टिन भी कहता है कि सारा भारत चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन था। प्लिनी मगध साम्राज्य की सीमा सिंधु नदी तक बताता है। बौद्ध ग्रंथ महावंश से भी ज्ञात होता है कि कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बू द्वीप का सम्राट बनाया। इन विवरणों से स्पष्ट होता है कि पंजाब और मगध के अतिरिक्त चंद्रगुप्त ने भारत के अन्य भागों पर भी अपना आधिपत्य जमाया। पश्चिमी सौराष्ट्र पर चंद्रगुप्त के अधिकार की पुष्टि शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से होता है। इस अभिलेख में बताया गया है कि चंद्रगुप्त का मनोनीत प्रांतपति पुष्यगुप्त सौराष्ट्र का शासक था। मैसूर से प्राप्त कुछ अभिलेखों से, जो 14वीं शताब्दी के हैं, इस बात की पुष्टि होती है कि उत्तरी मैसूर चंद्रगुप्त के अधिकार में था। अशोक के अभिलेखों से भी मैसूर पर चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की जानकारी हमें मिलती है। इस तरह चंद्रगुप्त ने विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी भाग के एक बड़े हिस्से पर अपना अधिकार कर लिया एवं मौर्य साम्राज्य की सीमा विस्तृत की। चंद्रगुप्त मौर्य का एक अन्य महान सैनिक अभियान सेल्यूकस के विरुद्ध हुआ। जिस समय चंद्रगुप्त अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, उस समय सिकंदर के सेनानी आपसी प्रतिद्वंदिता और संघर्ष में व्यस्त थे। इस संघर्ष में अंततः सेल्यूकस को विजय प्राप्त हुआ। 312 से 1211 ईस्वी पूर्व तक सेल्यूकस अपने प्रतिद्वंदियों पर निर्णायक रूप से विजय प्राप्त कर चुका था। बेबीलोन और बैक्ट्रिया को रौंदता हुआ वह भारत की तरफ बढ़ा और 305-4 ईस्वी पूर्व में काबुल के मार्ग से होता हुआ वह सिंधु नदी के तरफ बढ़ा। उसका उद्देश्य सिकंदर द्वारा विजित भूभागों पर पुनः अधिकार करना था, लेकिन इस समय तक भारत का जो सिचुएशन था वो बदल चुका था। सिकंदर की तरह उसे छोटे छोटे असंगठित राज्यों का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शक्तिशाली शासक की सेना का सामना करना पड़ा। सिंधु नदी पार करते ही उसे चंद्रगुप्त मौर्य की शक्तिशाली सेना का सामना करना पड़ा और सेल्यूकस ने सिंधु नदी पार की और भारत के सम्राट चंद्रगुप्त से युद्ध छेड़ा। लास्ट में दोनों में संधि हो गई और वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच संधि की पुष्टि अन्य यूनानी इतिहासकार भी करते हैं। संभवतः सेल्यूकस भारत के सम्राट के हाथों पराजित होना नहीं चाहता था, इसलिए उसने संधि कर ली। संधि की शर्तों के अनुसार सेल्यूकस ने एरियाना के प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए। इसके अंतर्गत 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को मिले: हेरात, कंदहार, बलूचिस्तान और काबुल। इस संधि से दोनों को लाभ हुए। सेल्यूकस के राज्य की पूर्वी सीमा सुरक्षित हो गई और मौर्य साम्राज्य की सीमा ईरान और अफगानिस्तान तक पहुंच गई। हिंदू कुश पर्वतमाला मौर्य साम्राज्य और सेल्यूकस के राज्य के बीच सीमा बन गई। इस प्रकार 2000 से अधिक वर्ष पूर्व भारत के प्रथम सम्राट ने उस प्राकृतिक सीमा को प्राप्त किया जिसके लिए अंग्रेज तरसते रहे और जिसे मुगल सम्राट भी पूरी तरह प्राप्त करने में असमर्थ रहे। इन क्षेत्रों पर अधिकार होने से चंद्रगुप्त को अच्छे सैनिक
और घोड़े प्राप्त करने की सुविधा मिली। कंदहार जाने वाले जो ट्रेड रूट्स थे उस पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का नियंत्रण स्थापित हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच वैवाहिक संबंध भी कायम हुआ। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया और चंद्रगुप्त ने इसके बदले में 500 हाथी उपहार स्वरूप सेल्यूकस को भेजे। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को पाटलिपुत्र भेजा, जिसने इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन, पाटलिपुत्र और उसकी प्रशासनिक व्यवस्था और अन्य विषयों पर भी विस्तार से लिखा। इस प्रकार अपने विजय अभियानों के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों से भी अधिक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। लगभग समस्त भारत को उसने एक राजनीतिक सूत्र में बांध दिया। आरंभिक आक्रमणों के परिणाम स्वरूप उसने अपने राज्य ब्यास से लेकर सिंधु नदी तक बढ़ा लिया। नंदों का उन्मूलन कर उसने नंद साम्राज्य के अवशेषों पर अधिकार कर लिया। सेल्यूकस को पराजित कर उसने मौर्य साम्राज्य का विस्तार मध्य एशिया तक किया। अभिलेखीय और साहित्यिक प्रमाणों से पश्चिम में सौराष्ट्र और दक्षिण में मैसूर तक उसके अधिकारों की पुष्टि होती है, जिसकी चर्चा हम पहले भी किए हैं। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय श्रृंखला से दक्षिण में कम से कम मैसूर तक विस्तृत था। पश्चिमोत्तर में उसका साम्राज्य मध्य एशिया तक विस्तृत था और उसके पूर्व अन्य किसी भारतीय शासक ने इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना नहीं की थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था, विशाल था और उसको इसीलिए प्रथम भारतीय सम्राट भी हम लोग कहते हैं। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ एक महान विजेता ही नहीं था और उसने न ही केवल एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, उसने एक महान विजेता के साथ साथ वह एक कुशल प्रशासक भी था। वो एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। इसलिए विशाल साम्राज्य की स्थापना के बाद उसने उचित प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की और उसके शासन का उद्देश्य लोक हितकारी राज्य की स्थापना करना था। उसने चाणक्य की सहायता से एक सुदृढ़ प्रशासन की व्यवस्था की। अर्थशास्त्र और इंडिका से इसकी जानकारी मिलती है और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसकी प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस विशाल साम्राज्य को स्थापित किया उसको बनाए रखने के लिए उसकी समुचित व्यवस्था की। इसकी चर्चा हम लोग मौर्यकालीन पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन में करेंगे। ओके, थैंक्स।